नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और ये थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वन लाइनर करंट अफेयर होने वाला जो एक लाइन में आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत ही मैक्सिमम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है जो आपके एसएससी, बैंकिंग, जीडी, आरओ या अन्य ऐसी जो वनडे टाइप एग्जाम्स होती है, वनडे कैटेगरी में जितनी भी एग्जाम्स होती है देश भर में, उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स, डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए आइए जल्दी जल्दी आप जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रॉनिकल पत्रिका का यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल इंडिया, और क्लासेस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। दुबई से पहली न्यूज़ आ रही है। इनोवेटर और निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ है। इनोवेटर और निवेशक शिखर सम्मेलन जो 23 जनवरी को हुआ, और ये भारतीय पीपल फोरम के जो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल काउंसिल है उसने दुबई में ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। राइट, ये दुबई में हुआ है ये शिखर सम्मेलन। और यहाँ मोस्टली क्या दिखाया गया कि जो भारत की वैश्विक इनोवेशन और बिजनेस यानी उद्यमिता की जो केंद्र है, भारत जो उभर रहा है, उस उभरती भूमिका को उजागर करने के लिए या उसको सेंटर में रख के कि दुनिया भर में भारत एक इनोवेटिव और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, बनने के केंद्र में आ चुका है। तो ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी जिसे कहते हैं, उस इकोनॉमी की ये बात हो रही है। तो उस भूमिका को इस केंद्र में रखकर चर्चा की गई। ये सम्मेलन की बात अगर करें तो भारतीय प्रवासी उद्यमी, जो भारतीय प्रवासी है, जो भारत से गए हुए पर भारत के बाहर रहते हैं, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे इन्वेस्टर्स, और एक उनको मतलब एक पूरा गतिशील नेटवर्क को एकत्रित किया गया था। और इन मेनली जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान को ये शिखर सम्मेलन प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि भारत के ऐसे व्यक्ति, मैंने अभी आपको प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में पढ़ाया था और बताया भी था उस समय आपको कि किस तरह से भारत का जो इंडियन डायस्पोरा है वो दुनिया भर में फैला हुआ है, और वहाँ जाके वो बहुत बड़े बड़े पदों पर वो अभी है। अब अमेरिका का ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर ये इलेक्शन जीत जाते, मान लीजिए अगर ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीत जाते, तो आप सोचिए कि भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती, और वो उपराष्ट्रपति भी रह चुकी है अमेरिका की। तो ये बहुत बड़ी बात है हम भारतीयों के लिए। और ऐसे ही कई सारे अनगिनत बिजनेसमैन जो दुनिया भर में फैले हुए, तो वो लोग यहाँ एकत्रित आए और वैश्विक जो चुनौती है उनके समाधान की बात कर रहे थे। यूएई के जो सॉवरेन वेल्थ फंड मुबाडाला, इसके CFO है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका नाम है श्रीधर एस अयंगर। इन्होंने उद्यमिता की यात्रा पर जोर दिया और इस स्टार्टअप से स्केल अप, इस विषय के तहत इस पूरे शिखर सम्मेलन को परिभाषित किया। अब स्टार्टअप, आप जान रहे हो स्टार्टअप इंडिया नाम की स्कीम है हमारे यहाँ, और हम स्टार्टअप को लेकर, ये सरकार बहुत ही स्टार्टअप्स को लेकर जो है काफ़ी पॉजिटिव है, और हम चाह रहे हैं कि अब आने वाले समय में दुनिया भर में स्टार्टअप का ही राज होगा। छोटे छोटे उद्यमी आने वाले समय पे शेप देंगे इस दुनिया को। सम्मेलन में 3 स्टार्टअप्स को उजागर किया गया। 3 स्टार्टअप, एक है केरो हीरो, एक जलवायु एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर, जो क्लाइमेट को लेकर ये प्लेटफॉर्म है, और ये मोस्टली कार्बन एमिशन की बात करता है, कार्बन उत्सर्जन, उसको ट्रैक करना और उसको कम करने के उपकरण ये बनाता है। और ये बहुत ही, देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप भले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मगर आने वाले समय पर वे लोग बहुत ही बड़े बनेंगे। जैसे बिल गेट्स, एक सदी थी बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, या ये सभी चीज़ें एक सदी थी। अब आने वाली जो सदी रहेगी वो जो पानी पर, वाटर, कम वाटर में जो एग्रीकल्चर कर पाए, एग्रीकल्चर, और जो क्लाइमेट, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट, हेल्थ, इन पे जो काम कर लेगा ना, वो दुनिया पे राज करेगा, फाइनेंशियल भी और वैसे भी। ये आने वाली सदी के सेक्टर है जिनमें काम करेगा। और उसकी पहली ये स्टार्टअप है जो केरो हीरो जो है वो। दूसरी बात है प्लक्स एक्स इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक वाहनों EV, वही इन्वायरमेंट से ही आ जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली EV। ये इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज चिंता को हल करने के लिए
एक पोर्टेबल पावर समाधान प्रदान करता है ये एक स्टार्टअप। देखिए ये भी पहला भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, दूसरा भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और तीसरा वेंचर कैपिटल है जो वैश्विक संसाधनों से जोड़ता है भारतीय उद्यमियों को। ये एक वेंचर कैपिटल है जो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट जैसी गतिविधियों में लिप्त रहता है। युवाओं के लिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, IPF युवा UAE, एक पहल है ये, एक युवाओं को केंद्रित करके एक पहल की शुरुआत की गई, और इसमें जो है 13 इंटर्नशिप का प्रस्ताव भी दिया गया है। 13 इंटर्नशिप्स के प्रस्ताव यहाँ दिए गए हैं। अगर बात करें भारतीय मिशन में की बात करें तो आर्थिक व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा ऐसे जो काउंसिल है उसके BG कृष्णन ने भारत की जो तेजी से प्रगति हो रही इन सेक्टर में वहाँ उन विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है ये सारी संगोष्ठी में या सम्मेलन में। राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया गया 2025 साल का। ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल मनाया जाता है ये 24 जनवरी को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो लड़कियां हैं उनके अधिकार, शिक्षा और कल्याण को मोस्टली बढ़ावा देने का ये इस दिन का महत्व है। अगर बात करें इसकी राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 में ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, और इस दिन 24 जनवरी को इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो इस दिन को एक महिला के तौर पर, एक सिंबॉलिक तौर पे देखा जाता है कि महिला शक्ति, जो एक महिला प्रधानमंत्री बनी भारत की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका उद्देश्य, इस दिन का जो उद्देश्य मनाने का, लड़कियों द्वारा जितनी भी झेली जाने वाली कठिनाइयाँ उनको उजागर करना है और उनके समाधान पर काम करना है। ये लैंगिक असमानता, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इसमें जितना भी भेदभाव और समस्याएं हैं, मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेक्चर में, कि किस तरह से, और उसमें उस लेक्चर में आप देखोगे कि इसका मैंने काफ़ी डिटेल में जिक्र किया है। इसके अलावा बाल विवाह, ये भी बहुत बड़ी समस्या है देश में अभी भी, और खास करें पोस्ट कोरोना काल में जो है बाल विवाह के काफ़ी केसेस फिर से भारत में उजागर हुए। ऐसी प्रथाओं को समाप्त करना है, और लड़कियों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए में जितनी भी बाधाएं बनती है, वो बाल विवाह जैसी समस्या हो या स्कूल से ड्रॉप आउट हो या कोई भी मतलब समस्या हो, उन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। अगर 2025 की थीम की बात करें तो जो थीम है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना, और किसका उज्जवल भविष्य, बालिकाओं के साथ साथ भारत का उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को स्ट्रांग बनाना, सशक्त बनाना। बालिका दिवस का उद्देश्य समाज में जो लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण है उसको बदलना, मतलब जो हीन या कमतर देखने का दृष्टिकोण है उसको, और लिंग भेदभाव, वही जेंडर और लिंग अनुपात में गिरावट को संबोधित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इंदिरा गांधी से संबंधित है, मैंने जैसे बताया, वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और ये भारत के इतिहास के बीच का जो बहुत समय गया जहाँ विमेन्स इन पावर बहुत कम देखा गया, तो ये हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जहाँ महिलाओं को दुनिया भर में अधिकार भी नहीं मिले था वोटिंग राइट्स का, उससे पहले भी कई ऐसे देश थे जिन देशों को वोटिंग राइट्स के अधिकार भी नहीं मिले थे, उससे पहले भारत जैसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को एक महिला के रूप में प्रधानमंत्री मिल चुका था। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट इन दैट टाइम, द ग्रेटेस्ट न्यूज़ एक्चुअली दुनिया भर के लिए, कि भारत ने वो काम किया जो आधुनिक कहे जाने वाले आज के देशों ने भी बहुत बाद में वोटिंग राइट्स का ही काम किया है। एक बेटी जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई, तो एक खास दिन को बेटियों के नाम से ही समर्पित किया गया और इसे बालिका दिन के तौर पर मनाया गया। महिलाओं के मतलब खास करके बालिकाओं के साथ कई सारी योजनाएं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, नंदा देवी कन्या योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ये अलग अलग राज्यों में और भारत में, पूरे भारत की सेंट्रल मतलब स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम है। डिफरेंट स्टेट्स ऐसे लिख लीजिए इसको, राइट, डिफरेंट स्टेट्स। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, CBSE उड़ान योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, ये मराठी वालों की, महाराष्ट्र की होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सेंट्रल की है। लाडली लक्ष्मी योजना, माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई है अलग अलग राज्यों में। कई
कई सारे महत्वपूर्ण पहल भी आई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए इसे दंडनीय बनाया है। यौन अपराधों से बचने के लिए POCSO ये अधिनियम है 2012 का, और बाल शोषण के मामलों में ये पूरा का पूरा संबोधित करता है महिला, खास करके लड़कियों का। किशोर न्याय अधिनियम 2015 ये जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, दोनों लड़कियां और लड़कों। और मिशन वात्सल्य ये कार्यक्रम बच्चों के विकास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, और जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन है, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जैसी सेवाएं शामिल है, राइट। ये सभी चीजें इसमें बच्चों के लिए, खास करके बालिकाओं के लिए ये कानूनी पहल है। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी है, कोविड-19 से आई थी। ये जो कोविड-19 में जिनके माँ बाप की डेथ हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये योजना लाई गई है। निम्हांस के साथ इसको मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि कोरोना अपने आप में एक ट्रॉमा था, बड़े बुजुर्गों के लिए भी था, कमाई करने वाले लोगों सभी के लिए, तो बच्चों पे उनका और बुरा असर हुआ है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल है 2012 से, क्रियाशील गुमशुदा बच्चों को ये देखा जाता है, और गुमशुदा बच्चों के जितने भी संस्थान है देखभाल करने वाले, उन बच्चों के बीच में मेल कराता है। और बच्चे जिनसे बिछड़ गए, अभी एक BBC की बहुत अच्छी स्टोरी आई थी कि कई वर्षों बाद जो बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, शायद महज 1 साल 2 साल या 3 साल की बच्ची रही होगी, शायद 2 साल 3 साल की, वो बच्ची अब जाके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में यहाँ हरियाणा के शायद पानीपत में है, पानीपत में किसी संस्था में रह रहे, मैं भूल रहा हूँ नाम अभी, और वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, और उसको इतने वर्षों बाद अब जाके वो मिली अपने माँ बाप को। तो ऐसी संस्थाएं की भी ट्रैक किया जाता है, वो संस्थानों में देखती है। तो ये सारी चीज़ें, ह्यूमन सबमर्सिबल है, 23 जनवरी को ये आया था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार वाले, उन्होंने घोषणा की थी कि भारत ने इस वर्ष अपनी पहली मानवयुक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुका है भारत। और ये गहन महासागर मिशन यानी कि डीप सी मिशन जिसे कहा जाता है, ये पहल जो है एक डीप सी में जाएगी। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि महासागर अभी भी हमें अनजाने हैं हमारे लिए मतलब भारत के लिए नहीं, मैं मानव जाति की बात कर रहा हूँ। महासागर में असीम भंडारों से भरा हुआ है, भंडार है यहाँ पर कई सारे, जिसकी खोज करना भी बाकी है। तो इसीलिए भारत का भी डीप सी मिशन बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और इसके गहन महासागर का उसको पता लगाना है, और उसके संसाधनों का हमें अपने देश के विकास के लिए, लोगों के हितों के लिए उसका उपयोग करना है, इन्वायरमेंट को कम से कम हानि पहुंचाते हुए। सबमर्शियल की क्षमता क्या है कि प्रारंभिक पनडुब्बी है, ये प्रारंभिक पनडुब्बी है 500 मीटर की, और ये गहराई पे संचालित होगी अगले वर्ष, यानी 6000 मीटर की गहराई तक इसको पहुंचाने की योजना है। मतलब 6000 मीटर ये डीप समंदर में जाएगी। स्वदेशी तकनीक है पनडुब्बी का विकास और निर्माण, ये भारत में किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है उसको ये संबोधित करते हैं। संसाधन अन्वेषण माने मिशन का जो उद्देश्य है आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता। मैंने कहा ना, जैसे पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण को कम से कम क्षति करते हुए हमें ये खनिजों और दुर्लभ धातुओं की खोज करनी है, और समुद्री संसाधनों का पता लगाना है, और उनका हमारे देश के विकास में, लोगों के कल्याण में उसको लगाना है। प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति है गहन महासागर मिशन। देखो, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है हमारे समाज को बढ़ाएगा, क्योंकि मानव के लिए अभी भी 2 चीजें बहुत ही रिसर्च की है, एक स्पेस और दूसरा समंदर, महासागर। ये अभी भी हम उसके तलों तक भी नहीं गए, मतलब तल इन द सेंस नॉट इन सरफेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी, उसका जो वाइड रेंज एरियाज है हम अभी तक उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए है मानव सभ्यता, वो चाहे अमेरिका हो या कोई भी। मत्स्य पालन, जैव विविधता वगैरह, ये बहुत ऊपरी इसकी चीजें हैं। आगे देखते हैं, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है। भारत की जो अपनी अक्षय ऊर्जा यात्रा है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बात हुई है, और मील का पत्थर साबित हुआ है कि भारत की जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा है उसकी क्षमता 217.62 यानी कि 217.62% गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत में जो अक्षय ऊर्जा है, जो सस्टेनेबल ऊर्जा है, जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती, उन ऊर्जा की अगर बात करें तो ये उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें पिछले वर्ष 24.5 गीगावाट थी, अब सौर
और 3 गीगावाट पवन ऊर्जा जो है इसमें अब जोड़ी गई है। भारत के अक्षय ऊर्जा की जो वृद्धि है उसमें सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है और इतनी सारी योजनाएं भी लागू हुई है, तो ऊर्जा क्षमता का जो 47% लगभग सौर ऊर्जा लेती है। पिछले साल 18.5 जो गीगावाट है उसकी सौर क्षमता की स्थापना हुई और 2023 की तुलना में ये 2.8 गुना 2.8 गुना से अधिक गई। राज्य स्तरीय प्रदर्शन भी है। सौर इंस्टॉलेशन में राजस्थान नंबर 1 पर है, गुजरात है, तमिलनाडु ये सबसे बड़े राज्य है। गुजरात 1250 मेगावाट है, कर्नाटक 1135 मेगावाट है और तमिलनाडु 980 मेगावाट है। पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि है, इनकी बहुत अग्रणी भूमिका है। पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है, इसके बारे में सवाल भी पूछे गए और इससे रूफटॉप मतलब अपने छतों पर जो हम सौर पैनल लगाते हैं उसका, जिसमें 4.59 गीगावाट की नई क्षमता पर स्थापित की गई है। इस योजना के तहत गांव-गांव में भी लोग अपने छत पर जो है सौर पैनल्स बिठा रहे हैं। भारत 2030 तक ये 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है और जिस गति से हम बढ़ रहे हैं शायद हम इससे पहले ही मतलब अचीव कर लेंगे, राइट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियां नई न्यूज़ है। तो देखिए ये 2021 से 24 के दौरान जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके कई सारी उपलब्धियां हमने हासिल की है, जैसे NHM डॉक्टरों, नर्सों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता या कर्मी हैं सुरक्षा, वो कर्मी इसमें शामिल किया गया है और स्वास्थ्य सेवा को बहुत वितरण को मजबूत किया गया है। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य मिशन की अगर बात करें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, तो 220 करोड़ से अधिक खुराकें इसमें दी गई है। कोविड-19 वैक्सीन की खुराकें दी गई है। अगली बात करें अगर मातृ मृत्यु दर की अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और उससे 5 वर्ष से कम जो आयु के बच्चों की मृत्यु है उसमें उल्लेखनीय कमी देखी गई है, मतलब उसे हमने कंट्रोल किया है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे जब ध्यान दिया गया, बच्चों को ध्यान रखा गया, सारी उनको जितनी भी ज़रूरतें टीकाकरण है वो सारे प्रोग्राम्स को चलाए गए, तो इससे हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ हासिल करी है। टीबी, मलेरिया, कालाजार इन सभी को भी नियंत्रित किया गया है, जैसे पोलियो वगैरह तो इराडिकेट नहीं हो चुका है, तो मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र या 24/7 इंटू बाय कार्यात्मक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, इनमें बढ़ोतरी भी हुई है और स्वास्थ्य सेवाओं तक आम जन का पहुंच भी बढ़ी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट सारा डाटा था आपके लिए, हम लेकर आए थे। तो आप सभी लोग क्लासेस को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए क्लास आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी जैसी भी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से, धन्यवाद।